ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन इस्लामाबाद की जानिब से आज के इस सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो सेशन का मौजू है हमारा वो 16 दिसंबर 1971 और इससे मुतल्लिक पाकिस्तान का जो कौमी बयानिया उसका एक तनकीदी जायज़ा है। और इस मौजू पर इज़हार ख़्याल के लिए हमने जनाब चौधरी शकील साहब को ख़िताब की दावत दी है। चौधरी साहब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन इस्लामाबाद के सदर हैं। इसके अलावा वो एक सहाफ़ी और मुहक्किक भी हैं। और आज के इजलास की सदारत हमने जनाब मोमिन ख़ान मोमिन साहब को सौंपी है। एक देरीना सियासी कारकुन हैं। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के रसाला आहंग के एडिटर भी रह चुके हैं। बांग्लादेश का जो क़याम था उसने भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उनको काफ़ी हद तक बदल दिया, ख़ास तौर पे जो बैलेंस ऑफ पावर था। अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद बांग्लादेश का क़याम क्यों हुआ और इसके क्या मुहर्रकात थे और हमारी जो रियासती पॉलिसियाँ थी वो क्या इसके असबाब बने, उनमें हमारा क्या रोल था, और उसके बाद जो हमारा उस वाक़े के बारे में जो कौमी बयानिया रहा है या रियासती बयानिया रहा है वो किस हद तक हक़ाइक़ पर मबनी था और उसमें कितनी जो थी सदाकत थी। इस बारे में मज़ीद हम जनाब शकील साहब से ही जानना चाहेंगे। तो मैं अब उनको इज़हार ख़्याल की दावत देता हूँ। जनाब शकील चौधरी साहब। ख्याल था कि एक आध पेज होगा लेकिन ये फैलता गया सिलसिला, तो बहरहाल जब बोर करना शुरू कर दूं तो मुझे बता दीजिएगा। तो 50 साल बाद भी हम हालात का सही तज्ज़िया करने की सलाहियत से महरूम हैं। आज भी हम बंगालियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते रहते हैं। दयानतदारी से तज्ज़िया करना शायद हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है। चूँकि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहते, इसलिए तज्ज़िया करने के बजाय हम मनाज़राबाज़ी को तरजीह देते हैं। हमारा जो नैरेटिव है वो बेसिकली विक्टिमहुड का नैरेटिव है कि सारी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है और हम मज़लूम हैं। हमने कभी कोई गलती नहीं की, हमने कभी कोई जुल्म नहीं किया, हमने कभी कोई ज़्यादती नहीं की। और उसमें क्या है, कंस्पिरेसी थेरीज़ हैं, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है और सेल्फ राइचियसनेस, कि हमें अपने मॉरल जो है ना, अखलाकी बरतरी का जोम वो बहुत है कि हम सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो हमारे यहाँ क्या है मेन पॉइंट्स जो बांग्लादेश पे इसके क्रिएशन पे हमारा बयानिया है कि हिंदू असातिज़ा ने बंगालियों को गुमराह किया। एक तो ये है, यानी बंगालियों की इंटेलिजेंस को हम इस तरह से इंसल्ट करते हैं डे इन डे आउट कि वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओवरवेलमिंगली वोट किया 45-46 के इलेक्शंस में, उस वक़्त वो गुमराह नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान का जब क़याम हो गया तो स्कूलों के असातिज़ा ने, जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करती थी, वो जी उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर के बजाय गांधी और नेहरू की तस्वीरें लगा दी स्कूल में। वेयर वॉज द स्टेट देन? यानी ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम कि अपनी इंटेलिजेंस की भी इंसल्ट करते हैं और बाकियों की भी इंसल्ट करते हैं। और इसका तो महमूद अली साहब जो हमारे थे मिनिस्टर फॉर लाइफ, आपको याद होगा उनका ताल्लुक सिलहट से था, तो इधर F8 में रहते थे वो। ही वॉज मिनिस्टर फॉर लाइफ, ताहयात वज़ीर थे, पाकिस्तान के शायद वाहिद ही थे वो। ही एक्चुअली नेगेटेड दिस प्रोपेगेंडा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जी, हिंदू टीचर्स ने बंगालियों को वो कर दिया, गुमराह कर दिया। फिर क्या है जी, बैनुल अक़वामी साजिश हुई। पिछले दिनों एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 40-41 साल से वो सहाफ़त में हैं और 16-17 साल तक वो रावलपिंडी प्रेस क्लब के सदर रहे। मैंने छोटी सी एक पोस्ट लगाई इसी 16 दिसंबर के हवाले से, तो उनका जवाब आया कि ये इतनी बात सादा नहीं है, ये बैनुल अक़वामी साजिश हुई थी अमंग अदर थिंग्स। तो मैंने उनसे पूछा, फिर सर अगर साजिश हुई थी तो फिर उसके कौन थे, मोहरे कौन थे, किसने की साजिश, और हमारी मुसल्लह अफवाज उस साजिश को नाकाम बनाने में क्यों कामयाब नहीं हुई, क्यों नहीं हम उसको नाकाम बना सके, और उस साजिश की कोई तफसील कहीं मौजूद है, किसी ने पब्लिश की है, या साजिश कह देना ही हमारे लिए काफ़ी है कि उसके बाद कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। और महमूद अली साहब वही हैं जिन्होंने तहरीक तकमील पाकिस्तान भी शुरू की थी। मैंने उनका एक दफ़ा इंटरव्यू भी किया था मुस्लिम अखबार के लिए।
तो वो मतलब ये समझते थे कि पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, वो शायद ईस्ट पंजाब के कुछ हिस्सों को और बंगाल को भी दोबारा पाकिस्तान में शामिल करना चाह रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या कहा जाता है कि सारी जो खराबी की जड़ थी वो मुक्ति बाहिनी थी। अब क्वेश्चन, हाँ, फिर मुक्ति बाहिनी का जब आप जवाब दें कि भाई मुक्ति बाहिनी तो बनी मार्च में, जब आपने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया उसके बाद बनी वो, ठीक है। तो अगर आप मजलूम यानी जालिम और मजलूम को एक ही लाठी से, उन्होंने भी यही किया उन जर्नलिस्टों ने कि जी दोनों तरफ से जुल्म हुआ। तो मैंने कहा जी ये तो फिर वही बात है कि जालिम और मजलूम को एक ही लाठी से आप हाँक रहे हैं। एक स्टेट की जो एक है आर्म्ड फोर्सेस हैं वो जो कुछ करती हैं और जो कुछ गुरिल्लाज करते हैं, जो बागी हैं, बागी तो नहीं कहना चाहिए, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो करती हैं, वो बराबर हो गया गोया। और उसमें ये ना पूछें कि उसका जवाज़ क्या था, अखलाकी जवाज़ भी था कुछ मिलिट्री एक्शन का कि नहीं था। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि दो कौमी नज़रिए को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी एक स्टैंडर्ड वो है हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। हालांकि जब बांग्लादेश बना उस वक़्त एक तहरीक चली, बांग्लादेश नामंजूर। उसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या था, बांग्लादेश को तस्लीम ना करो क्योंकि उससे दो कौमी नज़रिए की नफ़ी हो जाएगी, हमारा मौक़िफ़ कश्मीर पे नेगेट हो जाएगा। उस वक्त के अखबार देख लीजिए, यही आर्ग्यूमेंट होता था। तो अब औरिया मकबूल जान को ले लें, बाकियों को ले लें, वो कहते हैं जी दो कौमी नज़रिए को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बांग्लादेश जो है वो मर्ज नहीं हुआ इंडिया में। सो दो कौमी नज़रिया जो है वो कायम दायम है। इन साहब ने भी कहा, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई दो कौमी नज़रिया कहाँ वजूद रखता है, पाकिस्तान में वजूद है दो कौमी नज़रिए का? क्या अब आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान में दो कौमें हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम, या एक ही कौम है जो पाकिस्तानी कौम है? तो हमारे यहाँ इस पे भी क्लैरिटी नहीं है कि दो कौमी नज़रिया क्या था, अब उसका कितना वजूद है, नहीं है। अच्छा, एक और इसमें मिथ जो चलती आ रही है कि जी इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज हमने 1000 साला गुलामी का बदला ले लिया। और ये ऐसी मिथ है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताबें हैं, KM आरिफ की और अब्दुल सत्तार जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, एम्बेसडर भी थे, फिर कुछ अरसा वो मिनिस्टर भी रहे फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा ये, एंड ही कोटेड अ बुक, कि उसमें इंदिरा गांधी ने, मैं 25 साल से इस टो में हूँ कि इंदिरा गांधी ने ये बात कहाँ की। कुछ लोग कहते हैं जी पार्लियामेंट में की, कुछ कहते हैं नहीं जी जलसा आम में की। तो एक एम्बेसडर साहब मिल गया मुझे सईद बुक बैंक पे, तो उनसे मैंने पूछा, कहते हैं ये तो उसने फ़ौरन उसके बाद जो है ना पार्लियामेंट में की थी। एंड आई लुक्ड ऑल दी न्यूज़पेपर्स, डॉन के उस वक़्त के दिसंबर 71 के जो इश्यूज़ थे, आई कुडंट फाइंड दिस। और ये शक मेरे जहन में इस वक्त आया, 94 में एक कॉन्फ्रेंस थी सो कॉल्ड यंग ओपिनियन लीडर्स नथिया गली में, उसमें मुशाहिद हुसैन ने ये बात की। तो इंडियंस जो थे, थिंक टैंकर्स, प्रोफेसर्स, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इंदिरा गांधी ने ये बात की थी। तो मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को ये पता है और इनके प्रोफेसरों को नहीं पता इस बात का। सो देन आई स्टार्टेड माय ओन सर्च। तो उसमें पता चला जी कि इस तरह का इंदिरा गांधी का कोई रिकॉर्ड पे कोई बयान मौजूद नहीं है। तो अब्दुल सत्तार साहब ने एक किताब का हवाला दिया, वो फिर किताब का मैंने, इंडिया में एक थिंक टैंक है उसमें अहमद अली साहब थे, उनको मैंने कहा यार ये मुझे कंफर्म करके दो कि इंदिरा गांधी ने यही कहा था। तो उसने कहा जी इंदिरा गांधी नहीं कह सकती ऐसी बात। मैंने कहा यार तकलीफ करो थोड़ी सी। तो उसने कहा जी वो जो लफ्ज़ थे जिस पे कहा कि थंडरस अपलॉज हुआ पार्लियामेंट में, वो ये थे, इन्होंने क्या कहा कि जी आज हमने 700 साल 800 साल गुलामी का बदला ले लिया है। अब्दुल सत्तार साहब ये लिख रहे हैं, और वो अल्फाज उस बुक में जो थे वो थे कि टुडे ढाका इज़ द फ्री कैपिटल ऑफ अ फ्री कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश। यानी इतनी बड़ी उन्होंने बदयांती की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है वो बेवकूफ़ बन गई। सो आई रोट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और 2010 की बात है ये। तो उन्होंने जनाब अपने तौर पे रिसर्च की, इंडिया में जो थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उनको लिखा, उन्होंने अपने तौर पे पूछा, फिर 2-3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जी मिला नहीं हमें सबूत इसका। तो मैंने कहा जी फिर सत्तार साहब से करें। सत्तार साहब को कन्फ्रंट किया,
वो कहते हैं जी जिस बंदे ने ये बहस शुरू की है ना उससे ही पूछें। मैंने कहा जी मैं क्या बताऊं इसको। सो ही अग्रीड कि अच्छा अगले एडिशन में ये निकाल देंगे। वो अगले एडिशन में भी मौजूद है। मैंने ऑक्सफोर्ड को दोबारा लिखा, कहते हैं जी सॉरी वो ना जिस बंदे से आपकी हुई थी ना सारी वो कॉरेस्पॉन्डेंस वो छोड़ गए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यानी आप देखो यूपी का ये हाल है। हाँ, यानी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है उसकी। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई गली में कोई नुक्कड़ पे कोई प्रेस खोला हुआ है किसी ने और वो ये काम कर रहा है। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का ये हाल है। एंड दैट्स नॉट द ओनली बुक। KMRF की बुक में भी इसी तरह कोट किया गया है। उसमें तो साइटेशन भी नहीं है, बस वो जी इंदिरा गांधी ने कह दिया 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया। और फिर अखबारों में हमारे प्रेस में इसमें क्या आता है, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, मुल्क दुश्मनों का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये इस तरह की हेडलाइन होती है कि जी वो बेनकाब हो गया प्रोपेगेंडा। अच्छा एक और वो हमारे जो है ना जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर्स, उनका आर्ग्यूमेंट अब ये बना है कि भारतीय मुसन्निफा शर्मिला बोस ने लिख दिया है कि मशरकी पाकिस्तान में कोई जुल्म सितम नहीं हुआ था, तो इसलिए यानी आयरॉनिकली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट किताब ईस्ट पाकिस्तान पे शर्मिला बोस की डेड रेकनिंग बन चुकी है। वो क्या शेर है कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, वो वाला हिसाब हुआ है। यानी वैसे हम कहते हैं इंडियन किसी की किताब का रेफरेंस दें, इंडियन की किताब का रेफरेंस दे रहे हो, वो तो सारे बायस्ड होते हैं। सो इफ सम बुक सपोर्ट्स यू, फिर आप उसको बिल्कुल गले लगाने के लिए तैयार है। और शर्मिला बोस जो है उसने भी ये नहीं लिखा कि कोई जुल्मों से तब नहीं हुआ। उसका पॉइंट ये है कि भाई बंगालियों ने प्रॉपरली रिगरसली उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जो कुछ हुआ, और उसको एग्जैजरेट किया है, वो भी माना जा सकता है। लेकिन ये कह देना, यानी फरीद पराचा से लेके तो हमारे जो वो थे खोखर साहब फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे भी मैंने सुना एक ऑक्सफोर्ड के उसमें कि वो देखो जी उसने शर्मिला ने इतना लिख दिया है कि बस और क्या है। सो बगैर पढ़े जो है शर्मिला बोस को कोट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर पे रेजोल्यूशंस को पढ़े बगैर हर बंदा ये कहता है कि जी UN की रेजोल्यूशंस पे अमल होना चाहिए, कश्मीर का मसला उसी तरह रिजॉल्व होगा। और उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कितना उस किताब पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ है शर्मिला बोस की। बंगालियों ने किया है, इंडियंस ने किया है, इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, वेस्टर्न जर्नलिस्टों ने। उनमें से एक जर्नलिस्ट ऐसा भी है जिसको 71 में बांग्लादेश से निकाल दिया गया था। अच्छा, इस सारे उसमें चक्कर में ये भी एक चीज जो नहीं जिक्र किया जाता, वो भोला साइक्लोन था जो नवंबर में आया और उसने बंगालियों का जहन बिल्कुल बदल के रख दिया कि मगरबी पाकिस्तान ने उनकी ज़रा परवाह नहीं की। नवंबर में वो आया और उसमें कहते हैं जी कम से कम 5 लाख लोग मारे गए थे। अर्ली वार्निंग का कोई सिस्टम नहीं था, उसके बाद कोई रिलीफ और कोई इस तरह का नहीं किया गया बर वक्त, और कई लोग भूख की वजह से मर गए उसमें, यू नो। सो याह्या खान ने कहा हाँ आई एक्सेप्ट ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, ये वो ना, ही एक्सेप्टेड दैट। अच्छा, अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो हमारे ये जो पेट्रियाटिक साथी हैं ना, वो बांग्लादेश को आज भी कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक हमारे दोस्त ने इस तरह की पोस्ट लगाई थी, मैंने भी अपनी उस पर लगा दी फेसबुक पे, कि बांग्लादेश के पास ना तो नंबर 1 आर्मी है, ना उनके पास एटमी हथियार हैं, लेकिन वो हमसे हर फील्ड में आगे निकल गए हैं। शरह खानदगी हो, एक्सपोर्ट्स हो, इकानमी हो। तो उस पर यही साहब जो हैं, जो नवाए वक्त में रहे 25-30 साल, उन्होंने लिखा बांग्लादेश तो कॉलोनी है इंडिया की, और गुर्बत देखनी हो तो बांग्लादेश चले जाओ। उस पर उनको बताया गया कि भाई बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम आज इंडिया से भी ज़्यादा है। मई में ये फिगर्स आए थे कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी $2227, इंडिया की थी 1947 और पाकिस्तान की थी 1543। वो मतलब आज भी वो कहते हैं कि ये बंगाली जो है ना, इन्होंने तो जुर्म किया था, ये कैसे अच्छे हो सकते हैं हमसे।
और फिर कुछ लोग आज भी ये कहते हैं, मेरी फेसबुक पे भी किसी ने लिखा, और वो एक पाकिस्तानी है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में मेरा कंटेम्प्रेरी था, आजकल वहाँ ओमान में होता है। तो कहता है जी बांग्लादेश का क़याम जो है ना वो भारत का हम पर उधार है। मैंने कहा भाई ये उधार अब तक उतरा क्यों नहीं, कैसे उतरेगा? ये इकानमी हमारी ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, अभी और उधार उतारने हैं, या कुछ अकल का दामन पकड़ना है कि हम आगे की तरफ देखें, अपनी गलतियों से कुछ सीखें। एक नवाए वक्त में एक तनवीर साहब का कालम छपा 2018 में, तो उन्होंने लिखा जी कि हर साल 16 दिसंबर आता है और सकूत ढाका की यादें ताज़ा होती हैं, कायद के पाकिस्तान के टूटने की वजूहात ज़ेर गौर आती हैं और बिल आखिर रात गई बात गई की तरफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने कभी इन वजूहात से सबक हासिल करने और मौजूदा सूरत हाल में उन्हीं गलतियों को दोहराने से बाज रहने की संजीदा कोशिश नहीं की, और बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम ज़ेर बहस लाया जाता है। अच्छा आगे देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं सबक सीखें, और आगे सबक क्या सीखें? सानेहा मशरकी पाकिस्तान की हकीकी सच्चाई को देखा जाए तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनिया उसका असल मुजरम नज़र आता है। So that is the lesson he wants us to learn. बुज़दिल हिंदू बनिए ने क़याम ही से पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया था। हिंदू नेता तो कहते थे कि नौज़ायदा पाकिस्तान हालात का मुकाबला नहीं कर पाएगा और बहुत जल्द दम तोड़ जाएगा। हिंदू रहनुमाओं ने नौज़ायदा रियासत का गला घोंटने के लिए हर वो कदम उठाया जो उनके इख्तियार में था, और भारतीय सरकार शुरू से ही साजिशों में मसरूफ़ रही। इंडिया ने अपनी दुश्मनी का पूरा हक अदा करते हुए 1965 में पाकिस्तान पर हमला किया, मगर उसको मुंह की खानी पड़ी। 1966 में इंदिरा गांधी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में तेज़ी आ गई, और इंदिरा गांधी ने 1965 की जंग में हजीमत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को दो लख्त करने का खौफनाक जाल बुना। सबसे पहले उसने मशरकी पाकिस्तान के सरबराह, पता नहीं सरबराह कैसे थे वो, शेख मुजीबुर रहमान से ताल्लुकात उस्तवार किए। उसके अलावा हिंदू नौजवानों पर मुश्तमिल पुरतशद्दुद जमात मुक्ति बाहिनी तैयार की। उनको अस्करी तरबियत देने के साथ साथ उन्हें असलहा और माली मुआवनत भी की। मुक्ति बाहिनी दरअसल भारतीय सिपाहियों के रूप में एक जमात थी। बाद में भारतीय अस्करी तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी इन गुरीलों ने मशरकी पाकिस्तान के ज़राए मवासलात, अहम सरकारी और निजी इमारतों और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया। सादा कपड़ों में मलबूस भारतीय फ़ौजी बड़ी तादाद में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुए। मशरकी पाकिस्तान के तालीम के शोबे में हिंदू असातिज़ा गालिब थे, लिहाजा उन्होंने नौजवान बंगालियों के जहनों में बंगाली कौम परस्ती का जहर भरने और नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने में एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। बहुत से तालीमी इदारों में कायदे आज़म के बजाय गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर आवेज़ा कर दी गईं। पाकिस्तान मुखालिफ मवाद भारत की तरफ से तालीमी इदारों में तकसीम किया गया। हिंदू दानिश्वर और उनकी लॉबी भारत से भेजे जाने वाले पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर को बखुशी कबूल करते और फैलाते थे। दूसरी तरफ भारत ने बंगाली मुहाजिरीन के मसले को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तकरीबन 2 लाख हिंदू मगरबी बंगाल और आसाम पहुँचे थे। अब ये जो रेफ्यूजीज़ थे उनकी तादाद 10 मिलियन थी, कम से कम 10 मिलियन, 1 करोड़। तो ये साहब कह रहे हैं कि वो 2 लाख थे सिर्फ। यानी इंटरनेशनल जो पाकिस्तानियों की हकीकत है वो अक्सर व बेशतर बाकी दुनिया की हकीकत से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। तो उसमें से एक ये भी है। उसने पाकिस्तान को 2 लख्त करने के लिए तारकीन वतन को जंग का बहाना बनाकर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जबकि बाकी जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के 8 एयर बेसिस पे बैक वक्त हमला किया था 3 दिसंबर को।
उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि 16 दिसंबर के स्याह दिन बांग्लादेश के क़याम की शक्ल इख्तियार कर गया ये हमला जो था। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में गो के हमारे अपनों की कोताहियाँ और नाअहलियाँ भी थीं, मगर सालों इस पर मेहनत करने वाला हिंदू था जिसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न किया था, और वो आगाज़ ही से इस ताक में था कि किसी तरह इस नौज़ायदा मुल्क को नाकाम रियासत बना दिया जाए। और इस बात का शिद्दत से एहसास सकूत मशरकी पाकिस्तान के बाद इंदिरा गांधी के इस बयान से भी होता है कि जो उसने 1971 में भारतीय असम्बली में दिया था कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है। हिंदू अब भी मुसलसल पाकिस्तान की सलामती के दरपे है। बलोचिस्तान में इश्तिआल अंगेज़ी के साथ साथ पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान का खैर खा नहीं हो सकता। हर चीज़ ही उसने लपेट दी इसमें। यानी आप एक अपने क्लेम को आर्ग्यूमेंट बना के पेश कर दें, तो उसी को अपने जो थीसिस है आपका, उसकी हक्कानियत के लिए उसी को, जिसको कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। ये जो शर्मिला बोस की किताब है उस पे आर्नल्ड ज़ेटलन एक जर्नलिस्ट थे जो एसोसिएटेड प्रेस जो है अमेरिका की, उसके ब्यूरो चीफ थे पाकिस्तान में। तो उन्होंने इस किताब पे तबसरा करते हुए कहा था कि हर बुक इज़ सो फुल ऑफ होल्स आई कैन ओनली डिस्क्राइब हर वर्क एज स्विस चीज़ स्कॉलरशिप, कि स्विस चीज़ में जैसे सुराख होते हैं इस तरह से उनकी स्कॉलरशिप में भी सुराख है। विद द सेम एक्सेस ऑफ बायस दैट एग्जिस्ट्स इन सो मैनी अदर बुक्स ऑफ द पीरियड। और ये जो सकूत ढाका की टर्म है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बड़े ऑब्जेक्टिव लोग, वो भी अनथिंकिंगली ये टर्म यूज़ करते हैं, सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका। उससे मुझे वो याद आता है कि अमेरिका की एक एक्टिविस्ट थी जेन फोंडा, एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट, वियतनाम की जंग के ख़िलाफ़ वो बहुत एक्टिविस्ट थी। तो जब साइगॉन पे अमरीकी वहाँ से भागे तो अमरीकी मीडिया कह रहा था फॉल ऑफ साइगॉन। तो जेन फोंडा ने कहा दिस इज़ नॉट द फॉल ऑफ साइगॉन, दिस इज़ द राइज ऑफ साइगॉन। और इसमें जो है सिद्दीक सालिक साहब ने जो कुछ लिखा है वही अगर हमारे मुहिब्बे वतन लोग पढ़ लें तो वो इस तरह से इतना कैजुअली गुफ्तगू ना किया करें। वो है ना जी भोला का रज़ा नईम साहब हैं, ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इन लाहौर। उन्होंने फ्राइडे टाइम्स में इस पे लिखा था कि एटलीस्ट 500,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ भोला। द बेसिस the bastis of Noakhali lay desolate for miles. The corpses, that is dead bodies, lay scattered, unburied and unshrouded, begoro kafan, everywhere. Those who survived this tragedy were worse than the dead. They lay dying of starvation or epidemics among the rotting dead bodies without bread and butter. और जनरल न्याजी साहब जो थे ना जी हमारे, वो सबसे डेकोरेटेड उस वक़्त के मिलिट्री ऑफिसर्स थे, और उन्होंने बतौर जंगी कैदी भारत से वापस आकर सियासी सरगर्मियों में फ़ाल हिस्सा लिया और जमात आलिया मुजाहिदीन बनाई थी उन्होंने। उनकी जमात ने मार्च 1970 के कौमी इंतखाबात में इंतखाबी निशान पगड़ी के साथ हिस्सा लिया और वो फिर कौमी इत्तेहाद के जलसों में भी शरीक होते रहे। कौमी इत्तेहाद के किसी लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त के ज़िम्मेदार जनरल मौसूफ हैं, बल्कि वो सभी उनकी बहादुरी के गुण गाते थे। अच्छा, इस पे हामिद मीर का एक बड़ा अच्छा एक कालम था, तो लेट मी कोट हिम। तो हामिद मीर कुछ मसलों पे काफ़ी वो रिएक्शनरी पोजीशन लेते हैं, लेकिन मशरकी पाकिस्तान पे काफ़ी अच्छी पोजीशन है उनकी। तो कालम का उन्वान था नस्ल
तो ना बदली, जोग्राफिया बदल गया। उन्होंने लिखा कि हर साल 16 दिसंबर आता है और गुजर जाता है, लेकिन हमने कभी उस दिन अपनी गलतियों का जायज़ा लेने की कोशिश नहीं की। हम ना तो माजी की गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार हैं और ना ही कोई ऐसा रास्ता तलाश कर पाए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में नफ़रतों को ख़त्म कर सके। हम एक दूसरे के साथ भी झूठ बोलते हैं और अपने साथ भी। झूठ ने माजी में भी पाकिस्तान को तोड़ा और झूठ आज भी पाकिस्तान को अंदर से खोखला तोड़ फोड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि झूठ बोलने वाले हुब्बुल वतनी के नकाब पहनकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि वो शेख मुजीबुर रहमान, जो तहरीक पाकिस्तान का सरगर्म कारकुन था, जो कायदे आज़म का एक सिपाही था और जिसने 1947 में ख़ुद हिंदुओं के साथ दस्त बदस्त जंग की, वो पाकिस्तान का दुश्मन क्यों बना? क्या कोई सियासतदान या दानिश्वर ये एतराफ़ करने की जुर्रत रखता है कि शेख मुजीब ने 1964 तक मोहतरमा फ़ातिमा जना को अपना लीडर समझता था और उनके सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फ़ातिमा जना का भरपूर साथ दिया, लेकिन जनरल अयूब ने कायदे आज़म की बहन को भारतीय और अमरीकी एजेंट करार देकर धांधली से इलेक्शन में हरा दिया। इस धांधली ने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रखी। 1971 में ढाका में फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले मेजर जनरल खादम हुसैन राजा ने अपनी किताब में लिखा है कि 10 मार्च को जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याज़ी ने हमें कहा, जनरल न्याज़ी ने कहा कि मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। ये मुझे क्या समझते हैं? न्याज़ी के ये अल्फाज सुनकर पाकिस्तानी फ़ौज का एक बंगाली अफसर मेजर मुश्ताक ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के बाथरूम में गया और उसने अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वो जो जर्नलिस्ट साहब हैं, अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने एतराफ़ किया कि उस वक़्त मैं भी बेवकूफ़ बन गई थी। शी हैड जस्ट जॉइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर एक बड़ा नामी ग्रामी प्रोफेसर था, वो लेक्चर दे रहा था, बड़ा सा हॉल था, और उसमें उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये जुल्म ढा रही है। तो मैं कहती जी खड़ी हो गई, नहीं ये गलत है। और वो बाद में कहती जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है आज कि मैंने उस वक़्त एक गलत पोजीशन ली थी। नहीं, मतलब अपनी भी वो कहती है कि मैंने गलत पोजीशन ली उस वक़्त। और इसी तरह की बात इमरान खान ने भी लिखी है कि मैं भी ये समझता था कि हम हक पे हैं, लेकिन मेरा एक खिलाड़ी था वहाँ पे, उसने मुझे लंदन में बताया कि यार वहाँ तो बहुत जुल्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो मुझे नहीं पता था। और हम बीबीसी को यही कहते थे कि बीबीसी तो झूठ बोलती है, इस्लाम की दुश्मन है, पाकिस्तान की दुश्मन है। मैंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी थी, उसमें इसी का खुलासा था कि 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुआ, इजलास की तारीख दी गई 3 मार्च 1971। आज आप देखिए कि 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था इमरान खान वाला, और 18 अगस्त को वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था, विद इन अ मंथ। और जब बंगाली जीते इलेक्शन, देखिए 7 दिसंबर को इलेक्शन होता है और तारीख दी गई बड़ी हिचकिचाहट के बाद 3 मार्च की। उस पर भी भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, ये जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, जो जाएगा यकतरफा टिकट लेके जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर 1 अप्रैल को अचानक 1 बजे ऐलान हुआ कि जी इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। 1 मार्च को, यस, 3 दिन पहले। अच्छा, बंगाली बिफर गए, मिलिट्री एक्शन हुआ और नया मुल्क वजूद में आ गया। उस वक़्त साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली जैसे नामी ग्रामी मुहिब वतन शख्सियात हयात थीं, लेकिन उनमें से कोई ना बोला। फिर हमने बांग्लादेश नामंजूर नामी एक तहरीक चलाई। इस तहरीक के दौरान कहा गया कि बांग्लादेश को तस्लीम करने से 2 कौमी नज़रिए और कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी हो जाएगी। ये तहरीक चलाने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी उस वक्त कहाँ थे जब बंगालियों को खून में नहलाया जा रहा था? जालिब ने क्या खूब कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। उस पर इन सीनियर जर्नलिस्ट ने यह लिखा, ये इतनी सादा दास्तान नहीं है कि आपकी मुख्तसर तहरीर और हबीब जालिब के अशार में बयान कर दी जाए। बैनुल अक़वामी साजिश, भारत की बराह रास्त मुदाखलत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस
की, हाँ, भुट्टो की अवामी लीग की अक्सरियत तस्लीम ना करना, शेख मुजीबुर रहमान की 6 निकात पर हट धर्मी, पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बनाने का मंसूबा वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे ये कहा वही कि भाई अफसोस है कि हम आज तक भी इस फैसले तक नहीं पहुंच सके कि क्या तज्जिया नहीं सही कर सके कि क्या वजूहात थी। और उनसे मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि सबसे अच्छी फिर किताब कौन सी है इस मौजू पे, अगर हम इसको समझना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर उसका कोई जवाब नहीं दिया। साजिश का भी मैंने उनसे वही पूछा कि भाई फिर बता दो किसने की साजिश, कोई इस पे तहरीर मौजूद है वो बता दो। और फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी लीग की अक्सरियत तस्लीम करने से इनकार किया तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई न की? अगर कोई बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही थी उसको नाकाम क्यों ना बनाया? मशरकी पाकिस्तान के बहरान के वक्त कितने अजीम मुहिब्बे वतन लीडर्स और दानिश्वर जिंदा थे, उनमें से कितनों ने इस मुल्क को बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा किया। उनको मैंने बाकायदा नाम लिख के दिए। एक तो चौधरी मोहम्मद अली थे, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद उस वक्त ज़िंदा थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान वो ज़िंदा थे। कयूम खान, मुमताज़ दौलताना, सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बदियुज़्ज़मान के काउस, शमीम हुसैन कादरी, मुश्ताक गुरमानी, ज़ैड सुलैरी, मजीद नज़ामी, इश्तियाक कुरैशी, अलाउद्दीन सिद्दीकी, जमील जालबी, अहमद नदीम कासमी, मौलाना जमाल मियाँ फ़रंगी महल, डॉक्टर जावेद इकबाल, मुफ्ती शफ़ी, मौलाना एहतशामुल हक थानवी, अल्लामा अहमद सईद काज़मी, मौलाना शफ़ी उकाड़वी, मुफ्ती जाफ़र हुसैन, डॉक्टर असरार अहमद और अबुल अला मौदूदी जैसे नामी ग्रामी मुहिब्बे वतन लोग ज़िंदा थे। क्या उनमें से किसी में जुर्रत इजहार न थी, या उनके हुब्बुल वतनी के तसव्वुर में कोई खामी थी? क्या उन्हें यह शऊर भी न था कि मिलिट्री एक्शन का नतीजा क्या निकलेगा? मगरबी पाकिस्तान के सहाफ़ियों का उस वक्त क्या किरदार था? उस वक्त जंग, नवाए वक्त और डॉन क्या लिखा करते थे? क्या इन अखबारों ने झूठ लिखने पर कभी अपने क़ारीन से माजरत की? डॉन जैसे संजीदा अखबार ने याहिया खान को मुदब्बर सिपाही करार दिया। नवाए वक्त जनरल याहिया और न्याजी की शान में कसीदे और नज़में शाये किया करता था। हल्का अरबाब ज़ौक़ के किसी इजलास में मशरक़ी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की गई। अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले अब्दुल कादिर हसन कहा करते थे कि अगर वो और उन जैसे लोग मिलिट्री एक्शन पर तनकीद करते तो शायद मुल्क टूटने से बच जाता, लेकिन उस वक्त उन पर जंगी जनून सवार था। उस वक्त वो नवाए वक्त में अरबों को ताने दिया करते थे कि उनसे छोटा सा मुल्क इसराइल संभाला नहीं जाता और हमने इतने बड़े मुल्क भारत को नकेल डाली हुई है। एक और उन्होंने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंगाली आज भी हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं, जितनी हम करते हैं उतनी ही नफ़रत वो भी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने नफ़रत का जिक्र ऐसे किया है जैसे ये हमारी बहुत बड़ी खूबी हो। इकबाल ने तो उस मुल्क को सबसे अच्छा करार दिया था, हमें उस मुल्क से नफ़रत करके फ़ख्र क्यों महसूस होता है?